आज की ये कत्ल की कहानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक जगह है शारदा कनाल रोड। इसी रोड से सटे एक कॉलोनी, एक मोहल्ला जिसका नाम चौधरी मोहल्ला है। चौधरी मोहल्ला असल में एक रिहायशी इलाका है। इसी रिहायशी इलाके में 1 दिसंबर 2022 को एक कार एक बाइक सवार को टक्कर मारती है, जिसकी वजह से बाइक सवार कार की टक्कर की वजह से ज़मीन पर गिर जाता है। जिसके बाद उस कार से एक व्यक्ति नीचे उतरता है और नीचे उतरने के बाद वो अपनी बंदूक से उस व्यक्ति के ऊपर, जो कि बाइक से गिर चुका था, लगातार 3 गोली फायर करता है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को वो तीनों गोली उसके शरीर पर लगती है। जिसके बाद क्योंकि वो रिहायशी इलाका था, आसपास के लोग कार की टक्कर को भी सुने थे और इस गोली की आवाज़ को भी सुन रहे थे। वो कोशिश करते हैं कि अपने घर से भागते हुए उस जगह पर पहुँचे, लेकिन क्योंकि गोली की आवाज़ उनके कानों तक पहुँच रही थी, इस वजह से वो भी थोड़ा सहम जाते हैं। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं, उससे पहले ही वो कार सवार वहाँ से फरार हो जाते हैं। जो मोहल्ले के लोग होते हैं वो उस बॉडी के करीब जाते हैं जिसे गोली मारी की थी उस व्यक्ति के। देखते हैं कि इसके अभी भी कुछ सांसें चल रही हैं, तो वो फ़ौरन एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। एम्बुलेंस वहाँ पर आती है और उसके बाद फिर एम्बुलेंस के ज़रिए उसे हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर्स जब शुरुआती जाँच करते हैं, उसके बाद फिर वो उसे मृत घोषित कर देते हैं। जिसके बाद फिर पुलिस को भी इत्तला की जाती। पुलिस की टीम हॉस्पिटल पहुंचती। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद फिर वो उस बॉडी को अपने कब्जे में लेती और पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेज देती। अब सबसे पहले इस कातिल को पकड़ने के लिए, इस कत्ल के बारे में पता लगाने के लिए, जिसका कत्ल हुआ उसके बारे में पता लगाना पुलिस के लिए ज़रूरी था। जिसके बाद अब पुलिस उस बॉडी में जो भी साथ उसके पर्स था या आईडी कार्ड्स थे या मोबाइल फ़ोन थे, वो सारी चीज़ों को इकट्ठा करती है और इसके ज़रिए आईडी कार्ड्स खोजती है कि शायद कोई भी ऐसी आइडेंटिफिकेशन मिल जाए जिसकी वजह से इस व्यक्ति की पहचान हो सके। पहचान आसानी से हो जाती है क्योंकि उस पर्स में उस व्यक्ति का आईडी कार्ड भी मौजूद था। जब आईडी कार्ड को पुलिस वाले देखते हैं तो उसमें उसका नाम रामजीवन लोधी होता है। रामजीवन लोधी का एड्रेस भी उसमें मौजूद होता है। तो पता ये चलता है कि उसी मोहल्ले से करीब एक दूसरा मोहल्ला है जहाँ के ये रिहायशी हैं। अब जैसे ही इसका एड्रेस मिलता है, वो फ़ौरन परिवार के लोगों को पुलिस इत्तला करती है और उन्हें बताती है कि उनके परिवार के एक व्यक्ति का मर्डर हो चुका है। जिसके बाद वो फ़ौरन पुलिस स्टेशन भागते हुए फैमिली के लोग आते हैं। अब फैमिली के लोगों से ये पूछताछ की जाती है कि आपको किसी पे शक है कि कौन इस व्यक्ति का कत्ल कर सकता है, आपके परिवार के व्यक्ति का कौन कत्ल कर सकता है। इसके बारे में शुरुआती जांच में तो परिवार वालों ने ख़ास किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अब पुलिस इसके आगे अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाती है। पुलिस उस जगह का मुआयना करती है, उस जगह की तफ्तीश करती है जहाँ पर असल में यह कत्ल हुआ था, वो चौधरी मोहल्ला। चौधरी मोहल्ले में पुलिस की एक टीम जाती है फॉरेंसिक टीम के साथ, उस जगह की एक एक बारीक से बारीक चीज़ को कलेक्ट करती है, जो भी एविडेंस के तौर पे पेश किया जाता था उसे इकट्ठा करती और फिर उस इलाके के तमाम सीसीटीवी फुटेज को चेक करने की कोशिश करती और फिर उस इलाके की तमाम सीसीटीवी फुटेज को चेक करने की कोशिश करती। लेकिन इत्तेफाक ऐसा कि जिस जगह पर ये असल में ये टक्कर हुई, ये कत्ल हुआ, उस जगह पर कोई भी ऐसा सीसीटीवी फुटेज नहीं मौजूद था, कैमरा नहीं था, जिसकी वजह से उस गाड़ी की पहचान की जा सके। लेकिन पुलिस की तफ्तीश में आगे जाकर ये पता चलता है कि इस जगह से कुछ दूरी पर, यानी इसी रोड पर आगे एक दुकान का सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जिसमें एक कार उसी वक्त पर कैद होती है जिस वक्त पर यह एक्सीडेंट हुआ और यह कत्ल हुआ। और वो कार एक वाइट कलर की स्कॉर्पियो थी। पुलिस अब उस कार का पता लगाती है, लेकिन शुरुआती जांच में जब उस कार का पता लगाया जाता है तो पता चलता है कि इस कार में जो नंबर प्लेट, वो भी एक फर्जी नंबर प्लेट है, जिसकी वजह से कुछ खास पुलिस को फ़ायदा नहीं पहुंचता है। अब इसके बाद पुलिस आगे की तफ्तीश करती है। पुलिस परिवार के लोगों से पूछताछ करती है कि आखिर किससे इनकी दुश्मनी हो सकती है, क्या मामला हो सकता है, कोई पैसे का लेन देन, कोई कारोबार में कुछ ऐसा मामला, किसी धमकी मिली हो। लेकिन परिवार वाले इन सारी चीज़ों से इनकार करते हैं। पुलिस वाले अब आगे की तफ्तीश करते हैं, उसके पेशे के बारे में पता करते हैं कि आखिर रामजीवन लोधी का कारोबार क्या था, वो किस चीज़ में अपना काम करते थे, क्या कारोबार था उनका। तो पता ये चलता है कि असल में वो एक रिटायर्ड सरकारी ऑफिसर थे। रिटायर्ड ऑफिसर मनरेगा और इस तरीके की स्कीम को लोगों तक पहुंचाते थे। तो इस तरह से उनके काम के बारे में पता चला और बाकी लोगों से तफ्तीश करने के दौरान भी ये पता चला कि उनकी कोई ख़ास दुश्मनी नहीं थी। लेकिन अब पुलिस इस परिवार का पुराना बैकग्राउंड निकालना शुरू कर देती है, जिसके बाद पुलिस को कुछ ख़ास बातें पता चलती है। उन ख़ास बातों में एक बात ये भी होती है कि असल में रामजीवन लोधी का जो परिवार है,
वो उस इलाके में जहाँ पर ये पहले रहते थे, इनका गांव जो पैतृक गांव, उस गांव में इनका एक दबदबा था, एक रसूख था। पूरे परिवार के लोग दबंग परिवार से जाने जाते थे, यानी पूरे उस एरिया में इनका एक अलग ही पहचान थी। पुलिस वालों को जैसे ही ये बारे में पता चलता है, पुलिस वाले अब परिवार से दोबारा इस बारे में पूछताछ करते हैं कि क्या कोई पुराना दुश्मन, गांव में कोई पुरानी लड़ाई हुई हो, किसी से कोई इस तरीके का मतभेद हुआ हो जो आपके परिवार के एक सदस्य का कत्ल कर सकता है। तो वहाँ से दोबारा एक जवाब आता है कि हाँ, ये हो सकता है कि गांव की कोई पुरानी लड़ाई में ये मामला हो सकता है। पुरानी लड़ाई के बारे में पता चलता है तो कई ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें किसी न किसी व्यक्ति से राम सिंह लोधी और उनके परिवार का पुराना झगड़ा रह चुका है। पुलिस वाले उसके बारे में पता करते हैं, उन एक एक लोग को उठाकर पूछताछ करते हैं। उनमें से एक लड़ाई ऐसी भी थी जिस लड़ाई के बारे में पुलिस वाले जैसे ही सुनते हैं उन्हें यह महसूस होता है कि कुछ न कुछ इस कत्ल में शायद इस लड़ाई का हिस्सा जरूर है। असल में वो लड़ाई कुछ इस तरह से होती है कि जब ये लोग अपने पुराने पैतृक गांव में रहा करते थे, उस वक्त वहां पर इनका काफ़ी दबदबा था, इनके परिवार में दबंगई थी। तो ये जो भी उस गांव में कमज़ोर लोग होते उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर किया करते थे। पुलिस वालों को जैसे ही ये बारे में पता चला कि एक पुरानी तारीख, जब इनके परिवार से एक यादव परिवार का झगड़ा होता है और उस झगड़े में कुछ इतना खतरनाक मोड़ ले लिया जाता है जिसकी वजह से ये कत्ल संभव हो सकता है। अब वो मोड़ ये था कि असल में उस वक्त जब ये यादव परिवार से इनकी लड़ाई हुई थी, उस वक्त इनके अंदर दबंगई कुछ इस तरह से थी कि इन्होंने उन परिवार की महिलाओं का वस्त्रहीन करके लोगों के सामने वस्त्रहीन घुमाया था, जिसकी वजह से ये कत्ल संभव हो सकता है। पुलिस वालों को जैसे ही इस बारे में पता चलता है, पुलिस वाले परिवार के सदस्य ये पूछते हैं कि क्या इस परिवार के अंदर आपको किसी पे शक है? तो वो कुछ शक जाहिर करते हैं एक व्यक्ति के ऊपर। उसका नाम शमशेर यादव उर्फ शिवा यादव होता है, जो कि एक लोकल लेवल पर बीजेपी का नेता होता है। जब इसके बारे में पुलिस को पता चलता है, पुलिस इसकी खोजबीन करती है। शुरुआत में उसकी पहचान तो हो जाती है, लेकिन उसका पता नहीं चलता क्योंकि वो अपने घर पे मौजूद नहीं था। लेकिन तफ्तीश के दौरान, खोजबीन के दौरान मुखबिर के जरिए उसका पता चलता है। पता चलने के बाद फिर पुलिस की टीम उसे उठाती और थाने लेकर आती। अब उससे इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। इन्वेस्टिगेशन में शुरुआत में वो इन सारी बातों से इनकार करता है, लेकिन जब पुलिस वाले वो सारी चीज़ों को उसके सामने रखते हैं, उस गाड़ी को, जिस गाड़ी के साथ उसका कोई कनेक्शन निकाला जा सकता था, और वो सारी बातें जो पुरानी दुश्मनी में सामने आ चुकी थी। अब जब जो शिवा यादव था वो ये समझ चुका था कि अब वो बच नहीं सकता, तो वो एक एक कर इस जुर्म को कबूल करना शुरू कर देता है। वो बताता है कि हाँ, उसने ही ये कत्ल किया, और कत्ल की वजह भी सेम वही थी कि जब ये लोग पावर में थे, इनके परिवार में दबंगई थी, तो ये हमारी माँ और मेरे घर की महिलाओं को वस्त्रहीन करके गांव के सामने घुमाया करते थे, जिस वजह से उस वक्त मैंने ये फैसला किया था कि मैं इसका कत्ल ज़रूर करूँगा। और ख़ास करके इन सारे कारनामे में जो मेन व्यक्ति था, उसका नाम रामजीवन लोधी था। और उस वक्त मैंने फैसला किया था कि जब मैं 15 साल के बाद इसका कत्ल करूँगा, तो मैं इसकी वजह भी इसे ज़रूर बताऊँगा। यानी कत्ल करते समय रामजीवन लोधी को शमशेर सिंह यानी शिवा यादव ने ये बात भी बताई थी कि वो उसे क्यों मार रहा है। उसने कत्ल करते समय ये बताया कि मैं तुम्हें इसलिए मार रहा हूँ कि तुमने इतने साल पहले इस तरह से हमारी फैमिली का अपमान किया था, और इस वजह से ये तुम्हारी जिम्मे, तुम्हारे हिस्से में ये गोली आ रही है। उस वक्त रामजीवन लोधी उससे काफ़ी माफ़ी मांगता रहा, लेकिन क्योंकि उसने 15 साल पहले ये फैसला किया था, अब 15 साल पहले फैसला करने की वजह ये थी कि उसका कहना था कि उसने ये फैसला इसलिए किया था कि जब ये मामला हुआ, ये घटना हुई थी, उस वक्त उसकी उम्र 26 साल थी, और 26 साल की उम्र में उसने ये फैसला किया कि जब उसका बेटा 15 साल का हो जाएगा, यानी उसका बेटा उसकी फैमिली को देख रेख लेगा, यानी फैमिली का जो जिम्मेदारी फैमिली की वो उठा लेगा, उस वक्त वो इसका कत्ल करके अगर जेल भी चला जाता है तो इसको कोई गम नहीं होगा। इस वजह से उसने 15 साल इंतज़ार किया, और 15 साल बाद जब उसका बेटा 15 साल का हो गया, तो 15 साल की उम्र होने के बाद 1 दिसंबर 2022 को उसने फैसला किया, और पूरी प्लानिंग के साथ एक एक बारीक से बारीक जो उसकी अपडेट होती वो उसे पता होती कि वो कब कहाँ जाता, किस तरह से निकलता, किस तरह से उसकी लोगों के साथ मीटिंग होती। वो सारी चीज़ों को पता करने के बाद फिर वो रामजीवन लोधी को उस जगह पर पाता है, चौधरी मोहल्ले में, और अपनी कार से टक्कर मारता है, और कार से टक्कर मारने के बाद फिर उसकी शरीर में अपनी बंदूक से 3 गोलियां फायर करता है। इस तरह से उसने
राम जीवन लोधी का कत्ल किया। उस वक्त वो घटना क्या थी, वो शमशेर यादव यानी शिवा यादव ने पुलिस को बताई थी, लेकिन उसमें पुलिस के द्वारा या प्रशासन के द्वारा क्या एक्शन लिया गया था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। लेकिन अब क्योंकि ये मामला कत्ल का है, तो इसमें तो मामला समझ में आ रहा है कि आगे जाकर जब भी फैसला आएगा, जो आगे जाकर इसमें सज़ा होगी, शायद आजीवन कारावास की सज़ा हो और उसे पूरी उम्र अपनी उस जेल में बिताना पड़े। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।